हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे लूसेंट साइंस क्वेश्चंस का सेट नंबर 17। आई होप कि इससे पहले कि आपने बाकी के सेट्स को ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जाकर के चेक कीजिए, जिसमें हम लोग 25 MCQ डिस्कस करते हैं। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि कितना आप स्कोर कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये कि एक फ्यूज़ तार का उपयोग बताइए कि किसके लिए होता है। फ्यूज़ तार का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। अगर आपको पता है कि घरों में इसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि अगर शॉर्ट सर्किट हो तो सबसे पहले फ्यूज़ का तार जो कि गल करके ख़त्म हो जाए और हमारे घर की जो भी सुरक्षा वाले वायर हैं, जो भी कनेक्शन है, वो अच्छे तरीके से बचे रहे। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ों को पता होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे फ्यूज़ तार की बात करें तो फ्यूज़ का तार किसका किसका मिश्रण है? तो सीसा और टीन का ये मिश्रण आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें क्या होता है, एक तो निम्न प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए, यानी कि इसका प्रतिरोध बहुत ही निम्न होना चाहिए कि इसमें अगर हम कोई धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका जो विरोध हो यानी कि प्रतिरोध हो बहुत ही कम हो, नगण्य के बराबर हो। ठीक है, साथ ही साथ इसका जो गलनांक होना चाहिए वो बहुत ही कम होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसमें ज़्यादा धारा प्रवाहित हो तो तुरंत ये गल जाए, इस वजह से, ताकि बाहर जो भी वायर्स जुड़े हुए हों वो उनका नुकसान ज़्यादा ना हो। इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि इनमें निम्न प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन ये कि विद्युत फ्यूज़ में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टीन और सीसा का एक मिश्र धातु है। तो बताइए कि इस मिश्र धातु में क्या होता है? तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता ही दिया कि टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है और इसमें किस तरह से होना चाहिए, तो इनका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो निम्न होना चाहिए, साथ ही साथ इनका गलनांक भी निम्न होना चाहिए, यानी सही आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन बी, यानी कि एशेरिशियाई कोलाई, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। एक्चुअली ये करता क्या है तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसके बारे में छोटा सा नोट मैंने लिख रखा है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जो ई कोलाई इसको कहते हैं, मानव की आंत में पाया जाने वाला एक जीवाणु है या एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो मनुष्य और पशुओं के पेट में हमेशा रहता है। और बाकी चीज़ों को भी आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कि मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाली मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? मृदा की धान की पैदावार को बढ़ाने वाला जो मुक्तजीवी जीवाणु है वो कौन सा है? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, एनाबेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। बताइए किस तरह से मदद करता है? तो ये क्या करते हैं कि जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके मदद करते हैं, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? बताइए फ्रेंड्स कि कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? तो हम यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, राइजोबियम। राइजोबियम ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छे से याद रखिएगा। पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है कौन सी है? तापमान को कम कर सकती है वो कौन सा एक क्रिया है? तो पौधों में होने वाला जो वाष्पोत्सर्जन है, इसी को कहते हैं कि ये पौधों का तापमान कम कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए इनकी ज़रूरत होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी किसकी ज़रूरत होती है? तो देखिए जल का भी आवश्यकता होता है, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, और धूप, ये तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह ए बी का व्यक्ति किस व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकता है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। एक तो रक्त समूह ए बी और एक रक्त समूह होता है ओ। ठीक है, एक ओ होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, जबकि रक्त समूह ए बी जो होता है इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है, यानी कि सर्वग्राही जिसको हिंदी में कहते हैं, और इसको सर्वदाता कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें हम कह सकते हैं वो किसी भी रक्त समूह से रक्त ले सकता है, कोई भी रक्त समूह से वो रक्त प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जबकि ओ जो होता है वो किसी भी को भी रक्त दे सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि ज़ेरोफाइट्स किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने इस ऑनलाइन स्टडी जोन के चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, ताकि इसी तरह की आपको रोज़ाना न्यू अपडेट्स मिलती रहे। देखिए ज़ेरोफाइट्स की बात करते हैं तो ये रेगिस्तान में जो उगने वाले पौधे होते हैं, जिनको हम लोग मरुद्भिद कहते हैं, तो उसी को कहेंगे, यानी कि रेगिस्तानों में उगने वाले जो पौधे होते हैं, रेगिस्तानों के क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे को ज़ेरोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? डायबिटीज़ रोगियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्वीटनर में ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी?
डायबिटीज रोगियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले स्वीटनर में ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? तो उनमें 0 कैलोरीज होता है, यानी कि डी करेक्ट होगा, 0 कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी कि यहाँ पे गलत तरीके से बताइए कौन मैच किया गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ऑडोमीटर की बात करें तो वाहनों की पहिए द्वारा तय की गई दूरी को मापने में, बिल्कुल सही है। ऑडोमीटर की बात करें तो विद्युत चंबक के तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, ये भी सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता का मापक युक्ति है। तीनों के तीनों सही है, कोई भी गलत नहीं है, इस वजह से ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सभी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का होना बिल्कुल ज़रूरी है, कंपलसरी है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग किया था, बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा O2 का जो कि बाद में O2 रिलीज़ होता है, तो ये पॉइंट्स कहते हैं कि उसका उपयोग नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखिए क्या है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? रुधिर परिसंचरण की व्याख्या सबसे पहले की थी किसने? रक्त परिसंचरण की व्याख्या सबसे पहले विलियम हॉर्वे ने किया था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकास का सिद्धांत, ठीक है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बताइए कि विकास का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट पॉइंट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। एक तरफ खोज है, दूसरी तरफ वैज्ञानिक के नाम है, तो बताइए यहाँ पे कौन सही तरीके से मैच किया गया। बात करें अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट्स की, तो देखिए डीएनए की संरचना सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक ने बनाया था, यानी कि ए का 3 के साथ यहाँ पर भी मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर रक्त समूह की बात करें तो रक्त समूह जो खोजा गया था, यानी कि जो ए बी ओ, ये सब हम ब्लड ग्रुप जो देखते हैं वो कह सकते हैं कि किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये खोजा गया था कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर, यानी कि बी का 4 के साथ मैच होना चाहिए, तो बी का 4 के साथ यहाँ पर भी मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करें विटामिन, जैसे कि आपको विटामिन पता है, तो विटामिन की अगर हम बात करें तो हॉपकिंस, देखिए ध्यान दीजिएगा, विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस ने किया था, लेकिन इसका नामकरण फंक ने किया था, तो यहाँ पे डी का हम फर्स्ट कर सकते हैं। तो डी का फर्स्ट यहाँ पे कहाँ मिल रहा है? तो डी का फर्स्ट यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं। जिंपिंग जिंग की बात करें तो ये हमारा बर्बरा और मेलेक्टोक, आप उसको याद रख सकते हैं। तो क्लियरली यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि कंडरा, जो जिसको हम लोग टेंडन कहते हैं, किसको किसको जोड़ता है? टेंडन जो है वो किसको किसको जोड़ता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा टेंडन पेशी को हड्डी से जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन बी को टिक करेंगे। जबकि यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, जैसे कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, यहाँ पे भी देखिए लिगामेंट्स एक उत्तक होता है जो कि हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ये क्वेश्चन भी वीवीआई पूछा जाता है और ये आपको याद रखना है, टेंडन जो कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और मैंने पॉइंट्स लिखा है, जैसे कि फैसलिए जिसको कहते हैं, ठीक है, फैसिए जो होता है वो मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। ये तीनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स, मानव दिमाग के यानी कि मानव मस्तिष्क के निम्न भागों में से कौन सा एक कह सकते हैं निग्रहण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो ये होता है मेडुला अम्बलगोटा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि शहद में मुख्यतः होते हैं, शहद में मुख्यतः क्या होता है? शहद में कह सकते हैं मुख्यतः आपको पता है कि राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए था कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि शहद में क्या होता है, मुख्यतः फ्रुक्टोज होता है, तो फ्रुक्टोज हमारा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट वन क्या है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है? तो यकृत में। और यकृत आपको पता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, ये आपको याद रखना है। चलिए, दबाव की एसआई मात्रक यानी कि एसआई यूनिट क्या होता है? दाब का एसआई यूनिट, तो दाब हम अगर प्रेशर की बात करें तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। कई बार हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। और एफ की बात करें तो न्यूटन, और यहाँ पे अगर एरिया की बात करें तो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर देखें तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि ग्रीन ब्लड किसे कहा जाता है? बताइए कि ग्रीन ब्लड के नाम से किसे जाना जाता है?
तो ध्यान दीजिएगा, ग्रीन ब्लड के नाम से हम लोग गेहूं के छोटे पौधे को हम कह सकते हैं ऑप्शन ए। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि रासायनिक जांच से ज्ञात हुआ है कि गेहूं के पौधे का रस हमारे रक्त के बहुत मिलता जुलता है और इस रस को हम लोग ग्रीन ब्लड की उपमा देते हैं, यानी कि ग्रीन ब्लड के नाम से जान देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे एमिनो अम्ल है, स्टार्च है और शर्करा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है। तो ऊपर में लोग तो देख ही चुके थे कि शर्करा एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होगा, तो ये तो क्लियर है। स्टार्च में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन अमीनो अम्ल की बात करें तो अमीनो अम्ल एक प्रकार का प्रोटीन है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर क्या होगा, केवल एक, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, ये आपका प्रोटीन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट्स दिए गए, चारों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। विटामिन ए त्वचा और आंखों के लिए स्वस्थ रखता है, बिल्कुल सही है। विटामिन बी घाव भरने में, ये देखिए गलत हो गया। विटामिन बी घाव भरने में सहायक होता है, ये पॉइंट्स गलत है, क्योंकि आपको पता है कि विटामिन बी जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है और साथ ही साथ घाव भरने में सहायक जो होता है वो विटामिन सी होता है। ये आपको याद रखना, विटामिन सी होता है घाव भरने में। तो ये पॉइंट्स हमारा गलत हो जाता है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लीजिए। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन करेक्ट आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स 25 MCQ हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को आज का छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने जो भी फ्रेंड्स होंगे उनके पास ज़रूर शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें। और साथ ही साथ अगर आप हमारे मैथ्स कोर्सेज़ को नहीं ज्वाइन किया तो आज ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर ऑफर चल रहा है। 99 में आपको पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ चैप्टर वाइज मैथ आपको मिल जाएगा। तो आज ही ज्वाइन कीजिए बिना किसी देरी के। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ के जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।